हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपुरोहित आपके साथ ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे और आज ज्योमेट्री का 5th पार्ट। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले की 4 क्लासेस ज़रूर देखिए। उसमें हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं और उसके प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं वो सब डिस्कस किए। तो आज है 5th पार्ट और इसमें हम पढ़ेंगे सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी यानी समरूपता के बारे में कि सर्वांग समता और समरूपता कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक और बात, आपको इसके नोट्स नहीं बनाना है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्जाम में सर्वांग समता और समरूपता के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने अभी तक जितने भी 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस देखे उसमें मुझे सर्वांग समता के सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से मिले, बहुत ही मुश्किल से, जबकि मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए। और समरूपता के इतने क्वेश्चंस है, सेम टाइप के भी इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आपको सर्वांग समता मैं आपको पहले पढ़ा दूंगी, ज़्यादा कुछ पॉइंट्स है नहीं, 4 रूल है इसके, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन समरूपता पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके क्वेश्चन बहुत टाइप से बनते हैं और एग्जाम में 95% चांस रहेगा कि समरूपता यानी सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन आएगा। पढ़ेंगे तो हम दोनों ही, क्योंकि हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको रखना है सिमिलैरिटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वांग समता। तो सबसे पहले आता है सर्वांग समता या फिर कॉन्ग्रुएंसी। तो सर्वांग समता या फिर कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या फिर समरूप है। तो देखिए, सर्वांग समता का मतलब होता है एग्जैक्ट फोटोकॉपी किसी चीज़ की। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एग्जैक्ट बराबर है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ए बी भुजा डी भुजा के बराबर होगी, बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर होगी, ए सी भुजा डी एफ भुजा के बराबर होगी। और इन तीनों के जो कोण है, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। मतलब आप कोई भी बात ले लीजिए, कोण से ले लो चाहे भुजा से ले लो, डिट्टो कॉपी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। और अगर समरूपता का हम देखिए तो क्या होगा, रेशियो बराबर होगा। पहले सर्वांग समता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद समरूपता पे जाएंगे। तो देखिए, कोण ए, देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने बातें समझाई वही चीज़ लिखी हुई है कि ये कोण है बराबर कोण डी के। मान लीजिए इसको 30 डिग्री मान लेती हूँ मैं, ये 30 डिग्री है तो इसको भी 30 डिग्री होना पड़ेगा, तभी ये सर्वांगसम होगा। कोण बी बराबर कोण ई, तो इसको हम मान लेंगे 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री। मतलब एज इट इज कॉपी होनी चाहिए। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, दोनों 70-70, कोण सी बराबर कोण एफ, दोनों 80-80 डिग्री। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर आती भुजा है, ए बी भुजा बराबर होगी डी भुजा के, तो इसको 5 मान लो, तो ये भी 5 होगी। फिर बी सी भुजा ई एफ के, बी सी भुजा ई एफ के, अगर इसका मान 7 होगा तो ये भी 7 होगी। फिर ए सी भुजा बराबर है डी एफ के, तो अगर इसका मान 10 है तो ये भुजा भी 10 होगी। समझ रहे हैं आप, दोनों एज इट इज एक दूसरे की कॉपी होंगे, तो इसे हम बोलेंगे सर्वांगसम या फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और देखिए सर्वांग समता का साइन ऐसा होता है, बराबर और फिर ऐसे। सर्वांग समता को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो बस ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, इसमें कोण ए बराबर है कोण डी के, ये दोनों कोण बराबर हैं, कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। तो आपको क्या लगेगा कि यार तीनों कोण बराबर हैं तो ये सर्वांगसम है, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा, भुजा भी बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका कोण 30, 70 और ये 80, ये त्रिभुज ए बी सी है, कोण ये है। अब मैं लेती हूँ ये त्रिभुज डी ई और एफ, इसका कोण भी 30। भाई त्रिभुज चाहे छोटा लो चाहे बड़ा हो, योग 180 होना चाहिए, तो ये मैंने 30 ले लिया, ये 70, ये 80। कोण तो दोनों के बराबर है, लेकिन साइज देखा आपने, ये इतना छोटा सा, इसकी भुजा मुश्किल से 2, 3, 5 होगी और इसकी भुजा देखो आप 10, 15, 20 ऐसे होगी। तो मतलब भुजाओं का बराबर होना भी जरूरी है, तभी वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि अब यहाँ पे ये सर्वांगसम नहीं होंगे। देखिए मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि इसमें भुजाओं के बारे में हमें बता ही नहीं रखा, भुजाएं कहीं ना कहीं अलग है, तो कोण बराबर होने से भी काम नहीं चलेगा, भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब देखिए इसके टोटल 4 रूल है। हम सर्वांगसमता को कैसे प्रूफ करते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन देख के कि ये सर्वांगसम है। तो हमें 4 रूल पता होने चाहिए जो कि सिंपल से है, चारों में से अगर एक भी अप्लाई हो गया तो मतलब वो सर्वांगसम है। तो अब बस फर्स्ट आता है एस एस। एस एस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड।
ये क्या कहना चाहता है कि किसी भी त्रिभुज में साइड मतलब एक भुजा, एंगल यानी कोण, वापस साइड यानी एक भुजा, लेकिन इनका सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। सीक्वेंस सेम रहने का मतलब क्या है, साइड बराबर होगी, फिर एंगल और ये साइड, मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये दोनों भुजाएं बराबर ले ली और ये वाला कोण बराबर ले लिया। दो भुजाएं जो बराबर है उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, समझे आप? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। साइड एंगल साइड, तभी इसको हमने ऐसे बोला, वरना हम चाहते तो ऐसे भी बोल देते ASS। इसमें भी तो साइड साइड आ रहा है, एंगल साइड साइड, लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें एंगल चाहिए इन दोनों के बीच का, SAS चाहिए। सासू माँ हमेशा राइट होती है। फिर ये भी आप सोच सकते हैं कि SSA, दो साइड बराबर हो गई फिर एंगल बराबर हो गया, ये भी रॉन्ग होगा। दोनों साइड के बीच का एंगल ही बराबर होना चाहिए, फिक्स रूल है इसमें। आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए और भुजाओं के मध्य वाला कोण होगा, समझ रहे हैं आप? मतलब आंतरिक कोण यानी बीच का कोण होना चाहिए और दोनों भुजाओं के बीच का कोण, तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। देखिए AB बराबर DE, ये AB भुजा है बराबर DE भुजा के, एक भुजा बराबर हो गई। फिर BC भुजा है EF के बराबर, ये BC भुजा है EF भुजा के बराबर है, ये क्लियर हुआ। फिर B कोण बराबर E के, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण B बराबर है इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण E के, तो बस यानी दोनों भुजाओं का आंतरिक कोण बराबर है। अब यहाँ पे ये सर्वांगसम हो गया ABC, सर्वांगसम DEF, ये राइट है। अब देखिए, अब दूसरा तरीका बताती हूँ कहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। अब हमें क्या दिखेगा, AB भुजा बराबर है D के, AB बराबर है D के, चलो फर्स्ट चीज़ तो लागू हो गई। सेकंड BC बराबर है EF के, तो ये BC बराबर है EF के, दो भुजाएं बराबर हो गई। फिर हमें एंगल भी बराबर दे रखा है, कोण A बराबर है कोण D के, तो हम सोचेंगे यार दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, सर्वांगसम है। लेकिन आप देखिए ये आंतरिक कोण नहीं है, ये भुजा बराबर है, कोण तो ये बाहर वाला है, और ये बराबर होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए इनके बीच का कोण। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना, यहाँ पे ये हमारा सर्वांगसम नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर इस तरीके से हमने प्रूफ किया तो। फिर नेक्स्ट नोट, इन त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा। अब देखिए ये दो त्रिभुज है, इसमें आप देखेंगे कि भुजा 6 है, ये भी 6 है, चलो बढ़िया है। फिर 4 4, दो भुजाएं बराबर हो गई, इसके बीच का कोण ये 70 है और ये 30 है, वैसे ही रॉन्ग हो गया। दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, अगर ये भी 70 होता तो ये आकृति कहीं ना कहीं इसके जैसी बनती, एज इट इज़ बनती, और हम इसे सर्वांगसम बोलते हैं। तो कुछ बारीक बारीक चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है AAS रूल, यानी एंगल एंगल साइड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण और दो भुजाएं साइड वाली बराबर होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है, एंगल एंगल साइड, यानी दो कोण और एक साइड बराबर होनी चाहिए, और साइड चाहे कोई भी हो चलेगी। दो कोण बराबर होंगे तो देखिए कॉमन सेंस लगाना है, दो कोण बराबर कर दी तो तीसरा ऑब्वियसली बराबर हो जाएगा, और एक साइड बराबर कर दी तो दोनों साइड वैसे ही बराबर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रूल बना है कि एंगल एंगल साइड, दो कोण बराबर मानने हैं और एक भुजा बराबर माननी है। भुजा चाहे बीच की हो या अलग हो तो भी चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोण A बराबर कोण D, चलो ठीक है, दोनों कोण बराबर हो गए। कोण B बराबर कोण E, ये कोण बराबर है इसके। और फिर क्या बोल रखा है, चलो मैं मान लेती हूँ एक बार के लिए, ये 30 डिग्री एंगल है, ये भी 30 डिग्री एंगल है, इसको मैंने मान लिया 70, ये दोनों 30 30 हो गए। फिर इसको मैंने 70 मान लिया तो ये भी 70 होगा। यही बोल रखा है क्वेश्चन में कि कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के, तो हम दोनों को सेम मान लिया। अब आप दिमाग लगाइए, 70 और 30 कितने होते हैं, 100, तो 180 तीनों कोणों का योग होता है, तो पीछे वाले का मान आ जाएगा 80 डिग्री। अब इसका 80 आया तो ये भी 80 हो गया, यानी तीनों कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। तो एग्जाम में आपको अगर दो कोण बराबर दे और एक साइड बराबर दे तो ये दोनों बराबर होंगे। और अब साइड बराबर जरूरी क्यों है, अगर मान लीजिए साइड बराबर नहीं देता तो एक कोण छोटा और एक कोण बड़ा, बहुत बड़ा बना देते हम। अब साइड छोटी से दे दी तो कहीं ना कहीं दूसरा एंगल बराबर करने के लिए उस साइड को भी उसके बराबर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये रूल्स चलते हैं, तो हमें ध्यान देना है। अब आपको लगेगा कि यार इसमें एंगल 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 प्रूफ हो रहा है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन इसमें एक साइड भी बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वांगसम हुआ। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, खाली एंगल्स को बराबर करने से नहीं माना जाएगा, साइड भी एक बराबर होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से हमारा सर्वांगसम त्रिभुज है। अब देखिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, भुजा BC बराबर है EF के। मान लीजिए इसकी जगह ये भुजा हम बराबर मान लेते हैं, AB और DE की जगह हमें बोलता BC भुजा EF के बराबर है, तो अभी हम इसे सर्वांगसम मानते हैं। भुजा मैटर नहीं करती, कोई से भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए, बाकी की दोनों भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। और ज़्यादा इसके प्रूफ की डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस आपको बेसिक रूल्स याद रखना है, एग्जाम में देखना और अप्लाई करना है। कोई भी भुजा बराबर हो सकती है, ये देखिए। और देखिए जो हम 4 रूल पढ़ेंगे ना, उसमें से आपने अगर कोई भी एक रूल इसमें प्रूफ कर दिया, अप्लाई कर दिया कि भाई चलो इसमें ये AS वाला रूल लग रहा है कि दो एंगल और एक साइड बराबर है, उसके बाद सारे ही रूल ऑटोमेटिकली लगेंगे, क्योंकि आप देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, एग्जैक्ट दूसरा वाला त्रिभुज पहले वाले का फोटोकॉपी हो जाएगा, तो वो सर्वांगसम है। बस हमें कोई भी एक रूल अप्लाई करवाना है। फिर नेक्स्ट आता है, अब देखिए त्रिभुज है ABC और DEF। अब देखिए इसका मान x है, कोण D का मान भी x है,
फिर कोण बी का मान y है तो कोण ई का मान भी y हो गया। तो तीसरा त्रिभुज का मान क्या हो गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई, इसको 180 में से घटाएंगे तो ये c का मान आएगा। तो एज इट इज इसका मान भी यही आ रहा है 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तब इन दोनों के तीनों कोण तो समान हो गए। तो ये कोण तो समान हो गए, लेकिन भुजा, यदि दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होगा। इसलिए कोई भी भुजा बराबर होगी तो चलेगा और सर्वांग सम भी होगा। अब तीनों कोण तो बराबर हो गए, लेकिन भुजा भी तो बराबर चाहिए। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन में बोला होता है ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये सर्वांग सम हो गया। अगर ये दोनों भुजाएं नहीं बोल करके ये दोनों भुजा बोलता तो भी चलता। इसमें मैटर नहीं करता कि कौन सी भुजा जरूरी है। जैसे हमने इससे पहले एक पढ़ा था साइड एंगल साइड, उसमें एंगल मैटर करता था कि दो जो साइड्स बराबर है उनके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी भुजा बराबर हो चलेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। ए बी भुजा बराबर है ई एफ के, ए बी भुजा बराबर ई एफ के। ये क्या हो गया? ए बी बराबर है ई एफ के, ये तो रॉन्ग हो गया। भुजा हमें कोई भी भुजा चलेगी, लेकिन भुजा होनी तो सेम चाहिए ना। ये दोनों कोण है, ए बी भुजा ली तो यहाँ पे डी भुजा लो। ऐसा थोड़ी चलेगा कि ए बी भुजा ले ली और उसके बराबर ई एफ भुजा कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। देखिए ए बी बराबर सी एफ दे दिया तो ये भुजा अलग है और ये भुजा अलग है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। क्योंकि भुजाएं भले कोई भी हो लेकिन समान भुजा होनी चाहिए। ए बी भुजा को डी के बराबर देना चाहिए या फिर बी सी भुजा को ई एफ के बराबर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ए बी के बराबर ई एफ दे दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते, ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने कोण बराबर कर दिया लेकिन भुजा दोनों अलग अलग ले ली तो ये रॉन्ग होगा। मैं आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार भुजा बोला था कोई भी चलेगी तो हम एक ये भुजा ले लेते एक ये ले लेते। भुजा कोई भी चलेगी का मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं ले लो चाहे ये ले लो, चलेगी कोई भी, लेकिन होनी दोनों की सेम चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट थर्ड रूल आता है एस एस एस, साइड साइड साइड। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये एबीसी त्रिभुज है, ये डीईएफ त्रिभुज है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए बी भुजा बराबर है डी के, यानी ये ए बी भुजा बराबर है इस डी भुजा के। फर्स्ट एक साइड बराबर हो गई। सेकंड पॉइंट है बीसी भुजा बराबर है ईएफ भुजा के, तो ये बीसी भुजा ये बराबर है ईएफ भुजा के, ये भुजा भी दोनों बराबर हो गई। फिर थर्ड पॉइंट है एसी बराबर डीएफ, यानी ये भुजा इसके बराबर है। देखिए भुजाएं तीनों अलग अलग हो चलेगी लेकिन इसके बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों भुजाएं एकदम सेम होनी चाहिए, ये इसके सेम होगी, ये इसके सेम होगी, ये इसके सेम होगी। तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एबीसी सर्वांग सम डीईएफ। अब इसमें एंगल कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके पास तीनों भुजाएं सेम है तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल बराबर ही होंगे। लेकिन इससे उल्टा है, अगर तीनों एंगल बराबर है तो वो सर्वांग सम नहीं माना जाएगा। एंगल बराबर है तो भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मान लीजिए आपने छोटा सा त्रिभुज लिया, उसके योग भी 180 आएगा, और बहुत बड़ा त्रिभुज लिया तो भी 180 आएगा। लेकिन भुजाएं आपने बराबर ले ली तो कोण तो बराबर ही होंगे। देखिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि आपको किस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्वांग समता में एस 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 यानी साइड 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 वाला रूल हमेशा लागू होगा, यानी वो सर्वांग सम है। लेकिन एंगल एंगल और एंगल दिखे तो वो रॉन्ग माना जाएगा। ये समरूपता में राइट माना जाएगा लेकिन सर्वांग समता में गलत है। अगर इनके साथ हमें एक भुजा दे दे बराबर कि एक साइड भी है तो वो राइट माना जाएगा। अगर ऐसा हो ना कि ए एस तो वो राइट माना जाएगा। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ नंबर RHS, राइट हाइपोटेनस और साइड। अब ये रूल क्या है, ये लास्ट रूल है हमारा सर्वांग समता का। कोण बी बराबर होना चाहिए कोण ई 90 डिग्री। देखिए त्रिभुज है ABC और DEF, इसमें ये कोण बी बराबर है 90 डिग्री, कोण ई बराबर है 90 डिग्री, यानी एक एंगल 90 डिग्री का आना चाहिए इसमें। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, AC बराबर DF, यानी कर्ण बराबर होना चाहिए। दूसरा रूल है ये जो AC कर्ण है बराबर होना चाहिए DF कर्ण के। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, AB बराबर D या फिर BC बराबर E। इसके अंदर क्या होगा कि एक तो 90 डिग्री का एंगल बराबर होना जरूरी है, दूसरा कर्ण ये जो हाइपोटेनस है ये बराबर होना जरूरी है, और तीसरा साइड फिर कोई भी बराबर हो चलेगी। इन दोनों में से कोई भी साइड आप ले सकते चलेगा, लेकिन कर्ण और 90 डिग्री एंगल ये दोनों बराबर होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी हम सर्वांग सम वाला रूल लगाएंगे। अब देखिए AB बराबर D या फिर BC बराबर EF हो, कर्ण के अलावा कोई भी भुजा बराबर होगी चलेगा, लेकिन कर्ण और 90 डिग्री एंगल ये दोनों कॉमन होने चाहिए। फिर नोट क्या है, यह ऐसे है साइड एंगल साइड लग रहा है पर ऐसा नहीं है क्योंकि कोण आंतरिक कोण नहीं है। अब देखिए हमें क्या लगेगा, क्या दो साइड बराबर है यानी कर्ण बराबर कर दिया हमने और एक भुजा बराबर कर दी और एक एंगल भी बराबर हो रहा है जो कि 90 डिग्री, तो हमें लगेगा कि यार SAS वाला रूल लग रहा है। लेकिन नहीं, SAS वाले में क्या था कि दोनों बराबर भुजाओं के बीच वाला जो कोण है वो बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कोई भी कोण चलेगा। कोई भी कोण का मतलब क्या, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, फिर चाहे वो बाहर की तरफ बने चलेगा। देखिए मान लीजिए ये कर्ण बराबर है और हमने ये दोनों भुजाएं बराबर कर ली, लेकिन 90 डिग्री एंगल तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ है, तो भी हम इसको सर्वांग सम मान रहे हैं। तो ये जो माइनर से डिफरेंस है इनको हमें ध्यान में देना है ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो।
फिर दूसरा, यदि दो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम DEF हो तो उनमें सभी चीजें एक दूसरे के बराबर होगी। हमने जो अभी तक 4 रूल पढ़े, चारों में से कोई भी एक रूल अप्लाई हो गया तो उससे वो तीनों कोण और तीनों भुजाएं ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो बस ये चारों रूल हो गए। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। अब देखिए, अभी तक तो हमने चारों रूल पढ़े और ये पढ़ा कि सर्वांगसमता और समरूपता क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सर्वांगसमता के ऊपर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। और मैंने 5 साल के क्वेश्चन सारे देख लिए। सर्वांगसमता के ऊपर मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन मिले प्रीवियस ईयर के, और वही 2 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगी। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि सर्वांगसमता आप पढ़ लो, बट समरूपता पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और एक एक 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो देखिए, सर्वांगसमता का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एबीसी और PQR दो त्रिभुजों के सर्वांगसमता के लिए सही विकल्प है जो SAS सर्वांगसमता का मानदंड के अनुसार है। यानी साइड एंगल साइड वाला रूल लगेगा इसमें। अब देखिए, इसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि सर्वांगसम होना चाहिए और साइड एंगल साइड लगना चाहिए। तो आपको पता है साइड एंगल साइड रूल किसका होता है, सर्वांगसमता का ही होता है। तो इसने खुद ने ही बोल दिया, तो हमें तो बस प्रूफ करना है इसके अंदर कि साइड एंगल साइड कैसे होगा। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, AB भुजा बराबर है PQ के, ये AB बराबर है भुजा PQ के, ये इन दोनों को बराबर कर दिया। B बोल रहा है BC बराबर है QR के, तो ये BC बराबर है QR के, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। थर्ड बोल रहा है कोण B बराबर कोण Q, यानी ये कोण ये थीटा बराबर है इसके। तो हमने क्या रूल पढ़ा था, साइड एंगल साइड, ये साइड है ये साइड है और इनके बीच का कोण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कोण A और कोण P मान लो, दो समान भुजाओं के बीच का कोण हमेशा बराबर होगा, तभी साइड एंगल साइड लगेगा। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो बस ये आंसर राइट होगा। जब इन तीनों को हम मिलाएंगे तभी साइड एंगल साइड वाला रूल बनेगा। और अब देखिए, ये हमने जब अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये कोण भी बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा इन दोनों के, और तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। तो बस ये सर्वांगसमता प्रूफ हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ABC सर्वांगसम है DEF के। अब क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि ये दोनों सर्वांगसम है। अब हमें इसमें रूल लगाना है कि कौन सा रूल लगेगा। जो हमने 4 रूल पढ़े, ऑप्शन में देखना है कि कौन सा रूल इसमें लगा हुआ है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, AB भुजा बराबर है DE के, चलो एक भुजा बराबर दे दी। बोल रहा है BC भुजा EF के बराबर है, चलो 2 भुजाएं हमें बराबर दे दी। तीसरा, कोण A बराबर है कोण D के, गलत हो गया। हमें 2 भुजाएं बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर चाहिए, तभी सर्वांगसमता लगती है। इसने तो बाहर का कोण दे दिया, और अगर बाहर होता तो कौन सा राइट होता, अगर 90 डिग्री एंगल होता तो हम उसे राइट मान लेते, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी बन नहीं रहा है, क्लियर नहीं किया हमें, तो बस फर्स्ट ये तो रॉन्ग हो गया, इसे हम रॉन्ग करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, AB बराबर है DE के, ठीक है चलो AB बराबर है DE के। फिर BC बराबर है EF के, BC बराबर EF के। कोण B बराबर कोण E। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ लागू हो रही है, 2 भुजाएं समान है और उनके बीच का कोण समान है, यानी यहाँ पे ये सर्वांगसमता लागू हो रही है, SAS साइड एंगल साइड। फिर थर्ड है AB बराबर DE, AB बराबर DE, BC बराबर EF, BC बराबर EF, कोण C बराबर कोण F, ये भी बाहर वाला कोण दे दिया। दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होगा तभी सर्वांगसमता लगेगी। बाहर वाला कोण कब सही होगा, जब वो 90 डिग्री दे रखा हो तब। तो बस बी ऑप्शन राइट है, ये हमारा राइट आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन से आ रखे थे एग्जाम में सर्वांगसमता के। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समरूपता यानी सिमिलरिटी के बारे में। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ रूल्स, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें तो 2 क्वेश्चन ही थे, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है और उनको हमें बहुत ध्यान से करना है ताकि एग्जाम में हम बिल्कुल भी गलत ना करें। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता मतलब सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी से मतलब क्या होता है, देखिए सर्वांगसमता में तो हमने क्या पढ़ा था कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगी। मान लीजिए एक त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी, तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर होंगे, और उसके कुछ 4 पॉइंट्स पढ़े हमने। अब समरूपता में क्या है कि साइज छोटा बड़ा हो सकता है, चलेगा, लेकिन रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये ABC त्रिभुज है और ये DEF त्रिभुज है। अब मान लीजिए इसकी भुजा का मान ये 2 है और इस भुजा का मान 3 है। फिर इस भुजा का मान 4 है, इसका मान 6 है, फिर इसका मान 8 है, इसका मान 12 है। अब देखिए, ये तीनों भुजाओं का मान कहीं ना कहीं अलग अलग दिख रहा है आपको, 2, 4, 8 और यहाँ पे 3, 6, 12। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि रेशियो बराबर है, मतलब वो सिमिलर है। और जबकि सर्वांगसमता में क्या पढ़ा था हमने, एग्जैक्ट यही वैल्यू होनी चाहिए इनकी साइड्स की भी। तो अब हम रेशियो निकालेंगे इनका। AB भुजा का मान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिखा हो देखिए AB बटा DE, तो AB बटा DE करेंगे 2/3 बराबर BC बटा EF। BC का मान कितना है 4 और EF का मान कितना है 6, तो 4/6। फिर नेक्स्ट है AC बटा DF। AC का मान कितना है 8 बटा DF। DF का मान कितना है 12। बस अब इसका रेशियो बना लो, ये 2/3 है, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। रेशियो क्या आ गया 2/3, 2/3, 2/3, यानी
कुल मिला के रेशियो बराबर आना चाहिए। भुजाएं अगर एग्जैक्ट बराबर नहीं है तो चलेगा, लास्ट में रेशियो बराबर है मतलब क्या, समरूप है, यानी सिमिलरिटी लागू हो रही है यहाँ पे। बस ये सिंपल सा रूल है, और ये सिमिलरिटी का साइन ये होता है एबीसी सिमिलर डी एफ। देखिए सिमिलरिटी में लगता है ये, और सर्वांग समता में लगता है ये। और आप देख लीजिए सर्वांग समता में एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए, और नाम भी बड़ा है तो साइन भी बड़ा, सिमिलरिटी समरूपता नाम भी छोटा तो छोटा सा साइन, बस। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए सर्वांग समता में भी हमने 4 रूल पढ़े थे, और वही हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे समरूपता में भी। लेकिन देखिए समरूपता के रूल्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस समरूपता में से ही आते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, एंगल 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 या फिर एंगल एंगल। अब इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में से 2 कोण भी बराबर दे दिए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो अब देखिए ए बी सी ये एक त्रिभुज है और ये डी एफ त्रिभुज है। यहाँ पे क्या, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, यानी इस कोण का मान मान लीजिए अगर 30 है तो इस डी कोण का मान कितना होगा, ये भी 30 है। कोण बी का मान अगर 70 है तो कोण ई का मान भी 70 होगा। अब देखिए 2 कोण हमें दे दी तो तीसरा तो हम वैसे निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर 2 कोण दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं मान। अब इसका मान आ जाएगा 80, तो ये भी 80 होगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि सर्वांग समता लग रही है या फिर नहीं, तो सर्वांग समता यहाँ पे नहीं लगेगी, क्योंकि सर्वांग समता के लिए कोण के साथ साथ भुजा का भी बराबर होना जरूरी है। कोई भी एक भुजा ले लो वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, भुजा बराबर हो नहीं हो चलेगा, बस भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बस जैसे हमने एंगल बराबर किए भुजाओं का रेशियो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों कोण बराबर है तो ये सिमिलर है, और सिमिलर है तो कहीं ना कहीं भुजाओं का रेशियो बराबर है। ए बी बटा डी बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के बराबर ए सी बटा डी एफ के। इस तरीके से ये सिमिलरिटी प्रूफ हो गई। फर्स्ट रूल था ये, और ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलरिटी में लग रहा है, सर्वांग समता वाले में ये नहीं लगेगा, वहां पे साइड 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 जरूर लगेगा, लेकिन एंगल एंगल नहीं लगेगा। एंगल एंगल वाला कब लगेगा, जब एंगल के साथ साथ एक साइड भी दी हुई हो बराबर, तब वो लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। ये हमने सर्वांग समता में भी पढ़ा था, दोनों में कॉमन है। अगर आपको बोले कि यार ये एस 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 लग रहा है तो ये सर्वांग सम होगा या समरूप होगा, तो दोनों ही हो सकता है, सर्वांग समता के लिए भी एप्लीकेबल है और समरूपता के लिए भी एप्लीकेबल है। बस डिफरेंस ये कि वहाँ पे भुजाएं बराबर है और यहाँ पे रेशियो बराबर होगा। तो अब देखिए भुजा ए बी बटा डी का रेशियो बराबर है बी सी बटा ई एफ से, इसका रेशियो बराबर है ए सी बटा डी एफ से। अगर इन तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर आ गया तो यानी ए बी सी समरूप डी एफ। जब रेशियो बराबर आ गया तो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई के, और कोण सी बराबर कोण एफ के। कोई भी रूल में से एक रूल अप्लाई हो गया तो बाकी के रूल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एस एस, साइड एंगल साइड। ये रूल हमने सर्वांग सम वाले में भी पढ़ा था, दोनों में कॉमन है साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पे साइड से मतलब क्या है, साइड का रेशियो। एग्जैक्ट साइड सेम नहीं हो तो भी चलेगा, उसका रेशियो भी सेम आ रहा है तो भी हम उससे समरूप मानेंगे। लेकिन सर्वांग समता के लिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम होनी चाहिए वैल्यू। अब देखिए ए बी बटा डी, यहाँ पे ए बी भुजा का रेशियो डी भुजा के रेशियो के बराबर है बी सी बटा ई एफ के। अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है और एंगल बराबर दे दिया, एक दोनों भुजाओं के बीच का एंगल बराबर हो गया, तो ये समरूप है। समझ रहे हैं आप, अगर एग्जैक्ट भुजा बराबर होती तो हम सर्वांग सम मानते हैं। अब यहाँ पे रेशियो बराबर है और इन दोनों भुजाओं के रेशियो के बीच का जो कोण बन रहा है वो बराबर होना जरूरी है, तभी समरूप होगा। ऐसा नहीं आप कोई सा भी एक कोण ले ले तब वो माना नहीं जाएगा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी भुजा और बी सी भुजा की बात हो रही है, ये इसका रेशियो इसके बराबर है और इसका रेशियो इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, तभी ये समरूप होगी। तो बस यहाँ पर भी कोण भुजाओं के बीच वाला बराबर होगा, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वांग समता। साइड का अर्थ है भुजाएं बराबर। देखिए सर्वांग समता में जहाँ कहीं भी हमने साइड की बात की, मतलब भुजाएं एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए। अगर एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम माना जाएगा। लेकिन समरूपता में क्या होगा, साइड का अर्थ है भुजाओं का अनुपात। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ तभी चीजें क्लियर होगी। जैसे ये त्रिभुज है, ए बी सी और डी ई एफ। अगर हमें सर्वांग सम के लिए बोले तो क्या होगा, मान लीजिए हमें सर्वांग समता वाला पॉइंट प्रूफ करना है, तो उसमें क्या होगा, जैसे इस भुजा का मान 5 है तो यहाँ पे इस भुजा का मान भी 5 होगा, इसका मान 10 दे रखा है तो इसका मान भी 10 होगा, और इसका मान 15 दे रखा है तो इसका मान भी 15 होगा। एग्जैक्ट सेम टू सेम वैल्यू होगी, साइड साइड साइड, यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये बात हो रही है सर्वांग समता की। वही अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ तब क्या होता, रेशियो बराबर होता है। एक बार मैं आपको हटा के बताती हूँ। सिमिलैरिटी में क्या होगा, ये त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ,
अब इसमें क्या होगा, भुजा एग्जैक्ट बराबर होनी जरूरी नहीं है, बस रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे इस भुजा का मान 2 है, इस भुजा का मान 3 है, फिर इसका मान 4 है, इसका मान 6 है, इसका मान 8 है, इसका मान 12 है। अब आप देखेंगे कि यार भुजाएं तो सेम हो ही नहीं रही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तब हम इसका रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो क्या होगा, ए बी बटा डी यानी 2/3, फिर 4/6 क्योंकि भुजा बी सी अपॉन ई एफ लिया हमने, फिर ए सी बटा डी एफ लेंगे यानी 8/12। अब इनको काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिरी 12, 2/3, 2/3, 2/3 यानी रेशियो बराबर आ गया। तो ये समरूप है। समझ रहे, समरूपता में हमेशा साइड के रेशियो की बात होती है और सर्वांग समता में एग्जैक्ट साइड बराबर होनी चाहिए। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 3 है, सर्वांगसम समरूप होते हैं पर समरूप सर्वांगसम नहीं होते। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी त्रिभुज हमें सर्वांगसम दे रखा है, मतलब साइड्स तीनों बराबर दे रखी है और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों साइड बराबर है, तो हम उसको समरूप भी बोल सकते हैं, क्योंकि समरूप में रेशियो बराबर चाहिए। तो अगर सेम सेम साइड दे रखी होगी तो रेशियो तो वैसे ही बराबर हो जाएगा। भाई तुम एग्जैक्ट साइड ही बराबर दे रहे हो तो रेशियो तो वैसे ही बराबर हो गया। लेकिन मैं ऐसा रेशियो बराबर दे दूं आपको और बोलूं कि बताओ ये सर्वांगसम हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम की तो खासियत है कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए बराबर। इसका मतलब क्या है कि सर्वांगसम समरूप होते हैं, जितने भी सर्वांगसम है वो समरूप होते हैं, लेकिन समरूप सर्वांगसम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो समरूप हो। अब देखिए जो दोनों डायग्राम्स है, इन दोनों डायग्राम से मैं दोनों पॉइंट्स आपको लिख के बता देती हूँ कि आपको कैसे दिमाग में रखना है। फर्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर अगर हम एस 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 की बात करें, साइड 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 सर्वांगसमता में, तब क्या होगा, ए बी भुजा बराबर होगी डी के, बी सी भुजा बराबर होगी ई एफ के और ए सी भुजा बराबर होगी डी एफ के। तो बस ए बी भुजा बराबर डी भुजा के, फिर बी सी भुजा बराबर ई एफ भुजा के, फिर ए सी भुजा बराबर डी एफ के। इस तरीके से ये तीनों भुजा एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर होगी। वही अगर हम समरूपता की बात करें, सेकंड पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, साइड्स का मतलब है रेशियो। साइड एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी तो भी चलेगा, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो मतलब क्या, एस 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 ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। ये चीज आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में, यहाँ पे भी साइड 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 लग रहा है, यहाँ पे भी साइड साइड लग रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट साइड बराबर होनी चाहिए और यहाँ पे साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। बस अगर आपको क्वेश्चन दे और साइड्स बराबर दे दे और पूछे कि क्या ये समरूप है, तो आप राइट करेंगे, क्योंकि रेशियो अगर भुजाएं बराबर है तो रेशियो भी बराबर होगा, वो 1:1 1:1 आ जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ दे दे, रेशियो बराबर दे दे और बोले कि बताओ सर्वांगसम है क्या, तो आपको क्रॉस कर देना है, क्योंकि सर्वांगसम होगा ही नहीं। सर्वांगसम में तो एग्जैक्ट भुजा बराबर होनी चाहिए। तो और यही पॉइंट मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाया है कि सर्वांगसम समरूप होते हैं पर समरूप सर्वांगसम नहीं होते। ये जो समरूप है ये चीज भी फॉलो करेगा, जब रेशियो बराबर है तो भुजाएं बराबर दी तो वो तो ऑब्वियसली माना ही जाएगा। तो बस मैं ऐसे आशा करती हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके प्रीवियस क्वेश्चंस और वो सारे समरूपता के ऊपर बेस्ड होंगे और बहुत ही टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं, अलग अलग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और मैंने सारे प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं। तो अभी हमने समरूपता के कुछ रूल्स पढ़े और अभी समरूपता के ऊपर जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बता देती हूँ जो आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जब डी माध्यिका हो तो, अब देखिए ये त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है और इसके अंदर डी को बता दिया माध्यिका। और माध्यिका क्या होती है, जो हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, यानी ये जो डी भुजा है वो ए बी भुजा को और ए सी भुजा को बराबर भागों में बांट रही है। तब क्या होगा, जो ये जो डी माध्यिका है वो हमेशा बी सी भुजा की आधी होगी। जब कभी भी एग्जाम में ये पॉइंट आपको दिखे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर मीडियन हमें दे दे, तो हमेशा जो उसका बेस है वो मीडियन का डबल होगा। इस चीज का हमें ध्यान देना है। बी सी बराबर 2DE, यानी क्या, जो बेस है वो मीडियन का डबल है। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए इस डी भुजा का मान 5 है तो ये इसका डबल यानी 10 होगा। लेकिन ये शर्त कब लागू होगी, जब हमें मीडियन बता रखा हो। अगर यहाँ पे समांतर बोला होता तो हम डायरेक्ट डबल नहीं कर सकते। समांतर में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं और रेशियो बराबर हो जाता। अब देखिए जैसे ये सेकंड पॉइंट है, डी समांतर बीसी। अब यहाँ पे इसने बोला है डी भुजा है जो बीसी के समांतर है, ना कि मीडियन। मीडियन होती तो क्या करते हैं हम, इसका डायरेक्ट इसको डबल कर देते हैं, लेकिन इससे समांतर बोला तो समांतर होते ही क्या होता है, ये समरूप हो जाते हैं। अब समरूप कैसे होंगे, ADE, जो ये जो त्रिभुज है छोटा वाला ADE, जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इसके समरूप होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब कभी भी बीच में समांतर हो तो इसके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोण है
कोण बी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों संगत कोण है। फिर वापस कोण ई जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो वैसे भी इसमें कॉमन है। ADE त्रिभुज में ये जो ये कोण है ये तो कॉमन है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लो चाहे छोटा वाला, ये कोण तो कॉमन आ गया। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो समरूपता का रूल फॉलो करता है। अगर साइड्स बराबर होती तब तो वो सर्वांगसम होता, लेकिन कोण बराबर है तो मतलब क्या ये समरूप है। अब जब ये समरूप है तो हम क्या करते हैं, जो भुजाएं है भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। समरूपता में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो हमने देखा कि यार समांतर दिया था तो हमने संगत कोण बराबर किए, संगत कोण बराबर हुए तो समरूप हो गया। और समरूपता का रूल यही होता है कि भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर होगा। अब देखिए भुजाओं को हमें ध्यान से लेना है, ये जो इसकी AD भुजा है बराबर बटे में आएगी AB भुजा, यानी छोटे वाले त्रिभुज की ये भुजा अनुपात ये बड़ी वाली भुजा। फिर वापस नेक्स्ट D बटा BC, D यानी ये जो समांतर बोल रखा था ये भुजा बटा बड़ी वाली भुजा। फिर ये छोटे वाले त्रिभुज की AE भुजा बटा AC भुजा। इस तरीके से हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आगे बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाले हैं। और देखिए इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि आप जैसे मान लीजिए अगर आपने छोटा वाला त्रिभुज लिया है और ऊपर आप छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं, तो अपन ने बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है तो आगे भी इस चीज़ को आपको कंटिन्यू फॉलो करना रहेगा। जैसे ये मैंने ADE त्रिभुज लिया तो ऊपर AD भुजा आई, फिर DE भुजा आई, फिर AE भुजा आई। ऐसा नहीं करना है कि यार ऊपर छोटी वाली पहले स्टेप में तो ये छोटी वाली ऊपर ले ली, फिर दूसरे स्टेप में बड़ी वाली ले ली, तो गलत हो जाएगा। आपको देखिए समरूपता में बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देना होता है। और देखिए जब हमें ये बोले ना कि मीडियन है तब तो ये भुजाएं बराबर हो जाएगी। AD भुजा बराबर है DB भुजा के, AE भुजा बराबर है AC भुजा के। मीडियन बोलते ही भुजाएं बराबर हो जाएगी। लेकिन वही अगर हमें ये बोल रखा हो कि समांतर है तब ये बराबर नहीं होगी। देखिए AD भुजा बराबर नहीं है BD भुजा के और AE भुजा बराबर नहीं EC भुजा के। इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ABC त्रिभुज है समरूप है DEF त्रिभुज के, ये हमें बता रखा है। अब देखिए जब कभी भी कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का रेशियो हमेशा भुजाओं के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है अपॉन में अगर हमने DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया तो ये किस किस के बराबर होगा। अगर हमें इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दे और भुजाओं का रेशियो पूछ ले, मीडियन भी पूछ सकता है, जो शीर्ष लंब है वो पूछ सकता है, कोण समद्विभाजक, अंतर त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, कुछ भी पूछ सकता है या कुछ भी दे सकता है। मतलब चार में से कोई भी तीन वेरिएबल देंगे, एक का मान पूछ लेंगे। तो वो निकालने का तरीका ये होता है कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप दे रखे हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा बराबर होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। जैसे ये दोनों त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बराबर AB स्क्वायर भुजा बटा DE स्क्वायर भुजा। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि ABC और DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो AB भुजा के नीचे हमने DE भुजा को लिया, समझ रहे हैं आप। AB बटा DE ये आया, फिर BC भुजा बटा EF आएगा, BC का स्क्वायर बटा EF। आपको ऐसा नहीं करना है कि इधर तो AB स्क्वायर ले लिया बटे में EF स्क्वायर ले लिया, सरासर रॉन्ग हो जाएगा। इन चीज़ों का, इन बारीक बारीक चीज़ों पे ही आपको ध्यान देना है। फिर लास्ट में बचे AC भुजा और DF भुजा, तो AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब अगर आपको एग्जाम में मान लो भुजाएं नहीं दी, माध्यिका का मान दे दिया, एग्जाम में आपको भुजाएं ना दे करके माध्यिका दे दी, तो भी आपको घबराना नहीं है। आप माध्यिकाओं का स्क्वायर कर लो और रेशियो निकाल लो, यानी M1 स्क्वायर बटा M2 स्क्वायर। यहाँ पे M1 M2 क्या है, माध्यिका है। फिर नेक्स्ट AL स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर, यानी शीर्ष लंब। अगर आपको शीर्ष लंब दे दे तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है AI स्क्वायर अपॉन AI2 स्क्वायर, यानी कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर, स्मॉल r का मतलब क्या होता है, अंतर त्रिज्या। अगर आपको अंतर त्रिज्या दे दे तो उनके वर्गों का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। और ये कैपिटल R क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। लेकिन ध्यान देना, जहाँ कहीं भी क्षेत्रफल की बात हो रही है वहाँ पे भुजा या माध्यिका या लंब समद्विभाजक कुछ भी ले लो, उनका वर्ग आएगा, वर्गों का रेशियो आएगा। वही अगर हमें परिमाप बोल देता, क्षेत्रफल की बात तो हमने कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है परिमाप। ABC त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज DEF का परिमाप। अगर हमें परिमाप का मान दे दे तब हम भुजाओं का रेशियो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले का परिमाप बटा दूसरे वाले का परिमाप बराबर। अब भुजाएं भी सेम देख के लेनी है, AB है तो AB के बटा में आएगा D। और जब एग्जाम में दोनों समरूप दे रखे हो त्रिभुज और परिमाप का मान दे रखा हो तो हम भुजाओं का रेशियो ऐसे निकालते हैं। इसमें वर्ग नहीं करना हो तो डायरेक्ट AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF बराबर माध्यिका दे दे तो डायरेक्ट माध्यिकाओं का रेशियो ले लो, M1 बटा M2, AL बटा L2, AI बटा AI2, R1 बटा R2, कैपिटल R1 बटा कैपिटल R2, यानी बाह्यवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ तक तो हमने थ्योरी पढ़ी और कुछ जो बेसिक कंसेप्ट थे जो आगे क्वेश्चन में यूज आने वाले वो सब हमने डिस्कस किए। अब मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन है, तो आपका जितना भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम समरूप प्रूफ करते हैं, वो सब हम इसमें हम समझेंगे। तो आप लोग भी क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ABC समरूप है DEF के, हमें बोल दिया समरूप।
अब एबीसी का परिमाप, पहले वाले त्रिभुज का हमें परिमाप दे दिया और डीईएफ का परिमाप, दूसरे वाले त्रिभुज का भी परिमाप दे दिया और डीई भुजा का मान दे दिया और एबी भुजा का मान पूछ लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो त्रिभुज समरूप हो और परिमाप का मान दे दे तो दूसरी भुजा का मान भी हम निकाल सकते हैं। क्या करना होता है, परिमाप का रेशियो बटा भुजाओं का रेशियो। बीसी का परिमाप कितना है 36 बटा डीईएफ का परिमाप कितना है 24 बराबर में। अब हमें देखिए ऊपर यहाँ पे एबीसी का परिमाप रखा है तो यहाँ पर भी ऊपर एबीसी वाले त्रिभुज की भुजा आएगी। इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ले लो डीएफ की भुजा तो वो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजों पे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में हम यहीं पे गलती करते हैं। अब ऊपर हमें डी भुजा का मान दे रखा है तो डी भुजा तो आएगी नीचे, डी भुजा का मान है 10 तो यहाँ पे 10 लिख दो और जिसका मान पूछ रखा होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं। हमें पूछ रखा है एबी भुजा का मान। अब बस इसको सॉल्व कर दो, बाल दूना 24 12 36 2 पंजे 10 5 3 15 यानी एबी भुजा का मान आ गया 15। ये हमारा आंसर है, सिंपल। इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। अब ये पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा, एबीसी का परिमाप बटा डीएफ का परिमाप, एबी बटा डी, इसको एक्स मान लिया बटा 10, एक्स का मान आ गया 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एबीसी समरूप है डीईएफ के। अब हमें एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया, डीईएफ का क्षेत्रफल दे दिया, ईएफ भुजा दे दी और बीसी भुजा का मान पूछ लिया। अब देखिए अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक रूल डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमें परिमाप दे रखा हो तब तो भुजाओं का रेशियो लेते हैं और क्षेत्रफल दे रखा हो तो भुजाओं के वर्गों का रेशियो लेता है। तो बस सिंपल सा रूल अप्लाई कर दो। एबीसी का क्षेत्रफल 64 है तो हमने लिख दिया 64 बटा डीएफ का क्षेत्रफल 121 है तो 121 लिख दिया बराबर ईएफ भुजा का मान कितना है। अब देखिए एबीसी भुजा को हमने ऊपर रखा है, एबीसी के क्षेत्रफल को हमने ऊपर रखा है तो इसकी भुजा भी ऊपर आएगी। भुजा बीसी हमें पूछ रखी है तो एज इट इज बीसी लिख देंगे हम अपॉन ईएफ का मान दे रखा है तो ईएफ का मान है 15.4, लेकिन ये हम लेते हैं वर्गों में तो होल स्क्वायर कर देंगे हम, इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर स्क्वायर हटाना तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा और आपको पता है 64 किसका वर्ग होता है 8 का, 8 बटा 121 किसका वर्ग होता है 11 का, बस बराबर बीसी बटा 15.4। इसको सॉल्व कर दो, 11 के पहाड़े से काट दो 1.4 आ गया, 14 8 112 होता है तो 11.2, ये हमारा राइट आंसर है। बस सिंपल सा था। पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा 64 बटा 121 बराबर एक्स बटा 15.4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आया 8 बटा 11 बराबर एक्स बटा 15.4 और एक्स की वैल्यू आ गई 11.2। लेकिन हमें ध्यान देना है जिसका क्षेत्रफल ऊपर रखा है बराबर में सामने भी उसी की भुजा आएगी, दूसरे वाले की भुजा नहीं रखने वरना आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि डी बराबर 4 और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अनुपात एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए दो त्रिभुजों की बात हो रही है और हमें बोल दिया है कि मध्य बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु मतलब मीडियन का मान दे रखा है। सबसे पहले हम बनाते डायग्राम, यहाँ पे समांतर बोलता तो अलग रूल फॉलो होता, मध्य बिंदु बोला तो अलग रूल फॉलो होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बात क्वेश्चन में बोल रखी है हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी भुजा की मीडियन दे रखी है, क्या बोल रखा है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी, हमें क्या बोल रखा है एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी भुजाओं पर डी और ई, डी कहाँ पर है एसी पर है। देखिए इस चीज का भी हमें ध्यान देना है, क्रमशः लगा रखा है ना, डी जो है वो एसी भुजा पर है, एसी भुजा पर डी है और ई जो है एबी भुजा पर है, ई यहाँ पर है। ये दोनों क्या है मध्य बिंदु है यानी ये मीडियन है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांट रही है, इस भुजा को बराबर भागों में बांट रही है। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यदि डी बराबर 4, डी का मान हमें 4 दे रखा है, ठीक है, तो एडी क्षेत्रफल एबीसी यानी एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल और एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रखा है, मतलब इनका रेशियो पूछ रखा है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ा था कि जब कभी भी हमें मीडियन दे रखी हो तो हमेशा जो बेस वाली भुजा होती है वो मीडियन की डबल होती है। सिंपल सा रूल पढ़ा था। तो इसका मान अगर 4 है तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाएगा, डबल इसका 8, इसका डबल हो जाएगा। अब रेशियो पूछ रखा है तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब कभी भी क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रखा हो तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात कर दो, या फिर मीडियन दे रखी हो तो मीडियन के वर्गों का अनुपात कर दो। हमें मीडियन दे रखी है तो ये इसकी डबल हो गई। और जब कभी भी हमें त्रिभुज में मीडियन का मान दे रखा हो तो वो हमेशा बेस वाली भुजा के समांतर भी होगी। ये मीडियन है तो समांतर भी होगी, और समांतर में हमें पता है संगत कोण बराबर होते हैं। जब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा
तो तीसरा कोण तो वैसे ही दोनों में कॉमन है, तो ये समरूप हो चुके हैं। और समरूपता में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात निकाल दो, या फिर मीडियन दे रखी हो तो मीडियन के वर्गों का अनुपात निकाल दो, बस स्क्वायर लगाना होता है। वही अगर परिमाप का रेशियो पूछे तो डायरेक्ट भुजाओं का रेशियो कर लो या फिर मीडियन का रेशियो कर लो। अब हमें इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। त्रिभुज ए बी ई अनुपात त्रिभुज ए बी सी, ये हमें पूछ रखा है क्षेत्रफल का रेशियो। अब हमारे पास दो भुजाओं का मान है, तो आप देखिए ए डी जो छोटा वाला त्रिभुज है इसके अंदर ये 4 बेस है इसका। भाई मीडियन तो थी पूरे त्रिभुज की, लेकिन इस वाले छोटे वाले त्रिभुज का तो बेस है ही है, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 4 बटा, अब ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका बेस है 8, तो ये इसके अपॉन में रख देंगे। देखिए ऊपर मैंने छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया तो बराबर में छोटे वाले त्रिभुज का ही बेस लिया है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप ये 8 को ऊपर लिख दो 4 को नीचे लिख दो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी क्षेत्रफल की बात हो तो हमेशा वर्ग आता है, वर्गों का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, अगर हमें परिमाप पूछ रखा होता तो हम स्क्वायर नहीं लगाते, डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। देखिए 4 दूना 8, 2 आ गया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:4, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा डी बराबर माध्यिका है तो बीसी बराबर होगा 2 गुणा डी, यानी ये जो माध्यिका का मान दे रखा है और जो बेस है बीसी इसका डबल हो जाएगा, यानी 8, 4 का डबल 8, बस हमने निकाल दिया। जब ये माध्यिका है तो ये समांतर भी होगी, तो हमने डायरेक्ट मान लिया। जब समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, तो संगत दोनों कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो बस ए या फिर ट्रिपल ए वाला ये रूल लग जाएगा, जो कि समरूपता का एक रूल है। इससे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूपता का रूल हमने क्या पढ़ा था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के मतलब वर्गों के अनुपात के बराबर। तो बस भुजाओं का मान हमें पता था, यहाँ पे लिख दिया 8 और 4। देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, इसने बड़े वाले त्रिभुज को ऊपर लिया है और छोटे वाले त्रिभुज को नीचे लिया है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था एडी और बटा एबीसी का क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। तो लास्ट में जो रेशियो है 4:1, इसको हम 1:4 लिखेंगे, क्योंकि हमें y से x का रेशियो पूछा था। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी और डीईएफ दो समान कोणिक त्रिभुज की माध्यिका एल और डीएम क्रमशः नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब हमें बोल दिया कि ये माध्यिका है जो इसको बराबर भागों में बांट रही है, और ये डीएम ये इसको बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, माध्यिका सामने वाली भुजा को हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये दोनों समान कोणिक त्रिभुज है, ये भी बता दिया कि कोण भी इनके समान है। 2 चीजें क्लियर हो गई, कोण समान है और दूसरा माध्यिका दे दी हमें। और हमें पता है कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के कोण समान हो तो वो समरूप होते हैं। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। अगर हमें भुजाएं बराबर दे रखी होती तो सर्वांगसम होते हैं, लेकिन कोण बराबर दिए तो मतलब क्या समरूप है। अब ऊपर की स्थिति के लिए सही विकल्प चुने। ये मीडियन है और ये कोण बराबर है इनके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि बीसी बटा ईएफ, बीसी भुजा कौन सी है ये रही बटा ईएफ, चलो ये चीज तो ठीक है। फिर डीएम बटा एएल, अब डीएम क्या है यहाँ पे, अब इसने उल्टा दे दिया। मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आप छोटे वाले त्रिभुज को ऊपर लेके चल रहे हो तो उसकी सारी भुजाएं भी ऊपर आएगी, बड़े वाले त्रिभुज को नीचे लेके चल रहे हो तो सारी भुजाएं नीचे आएगी। इसने क्या किया, इस वाले त्रिभुज की भुजा यहाँ पे ऊपर ले ली और यहाँ पे डीएम को ऊपर ले लिया, जो कि इसकी माध्यिका है, तो रॉन्ग हो गया। एकदम छोटी सी चीज थी, लेकिन आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन बीसी बटा ईएफ, बीसी भुजा है बटा ईएफ, ठीक है। फिर एएल इसकी माध्यिका बटा डीएम इसकी माध्यिका, एकदम राइट है। फिर नेक्स्ट है ईएफ बटा बीसी, ईएफ ये रही बटा बीसी, ठीक है चलो। फिर एएल, अब देखिए क्या किया, पहले इस भुजा को लिया, बाद में इसका जो है माध्यिका है उसको ले लिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चीजें हमेशा एक ही त्रिभुज के ऊपर चलनी चाहिए, फिर चाहे आप छोटा वाला लो बड़ा वाला लो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर उसी को कंटिन्यू करो आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी शर्त नीचे गए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ की समानता के बारे में सही है। मतलब ये खुद बता रहा है कि कहीं ना कहीं समान तो है, लेकिन आप लोग प्रूफ कीजिए कि कैसे समान है। अब हम डायग्राम देखेंगे कि यार ये एबीसी त्रिभुज दे रखा है, ये डीईएफ त्रिभुज दे रखा है, इसमें हम देखेंगे यार भुजाएं कहीं ना कहीं डबल हो रही है, समझ रहे हैं आप। ये भुजा 5 है तो ये वाली भुजा 10 हो रही है, ये 7 है तो ये 14 हो रही है, ये 4 है तो 8 हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं भुजाओं का रेशियो बराबर है, रेशियो बराबर है मतलब ये समरूप है। और हमने समरूपता में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी भुजाओं का रेशियो बराबर है तो कहीं ना कहीं एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि एक रूल फॉलो करेगा तो पीछे सारे रूल ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। तो जहां पर भी भुजाओं का रेशियो बराबर होता है समरूपता में, वहां पर कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा कोण किसके बराबर है, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम भुजाओं के रेशियो लिख देते हैं, फिर हम आइडिया लगाएंगे कि यार कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे भुजा ईएफ है जिसका मान 4 है और 4 की डबल 8 यहाँ पे है सीबी भुजा, तो हम लिखेंगे। और सबसे पहले मैं इस छोटे वाले त्रिभुज को रख रही हूँ, ईएफ भुजा बटा सीबी भुजा बराबर, अब मैं ले रही हूँ डी भुजा जिसका मान 7 है, इसका डबल होगा एबी, डी बटा
ए बी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ, जो जिसका डबल हो रहा है उनको उनके अपॉन में रख रही हूँ। अब लास्ट में कौन सी बची, ये 5 वाली डी एफ भुजा बराबर डी एफ, 5 का डबल 10, 10 कौन से ए सी भुजा। तो इस तरीके से मैंने इनका रेशियो बनाया। ऊपर छोटी वाली भुजाएं रखी सारी, नीचे बड़ी वाली रखी, और जो जिसका डबल हो रही थी उसको उसके अपॉन में रखा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि यार कौन किसके बराबर करें। यहाँ पे ऑप्शन में तो ए के बराबर डी, ए के बराबर ई, इस तरीके से दे रखा है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि यार जो ये भुजा 4 है, इसकी डबल कौन सी भुजा हो रही है, यहाँ पे 8 हो रही है, यानी कहीं ना कहीं ये भुजाओं का रेशियो बराबर है। फिर हम देखेंगे ये भुजा 5 है, इसके डबल 10 हो रही है। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों भुजाओं का रेशियो कहीं ना कहीं बराबर हो गया। तो इनके बीच का जो कोण है इसको मैं एक्स मान लेती हूँ एक बार के लिए। ये बराबर होगा किसके, इसके। समझ रहे हैं आप, कोण सी बराबर कोण एफ। ये चीज समझ में आई आपको, क्योंकि ये दोनों भुजाओं का रेशियो बराबर था तो इनके बीच का कोण बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके बीच का कोण बराबर होगा, तभी वो समरूप होगा। कोण बराबर मतलब क्या, भुजाओं का रेशियो। समझ रहे हैं आप, तो इनके बीच का कोण हमने लिया। फिर हम देखेंगे, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई कि यार कोण सी बराबर है कोण एफ के, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि यार कोण सी बराबर कोण एफ फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है और सेकंड में भी दे रखा है। तो अब हमें वापस और भी निकालना पड़ेगा, यानी अब थर्ड ऑप्शन तो कट हो गया हमारा, और ये फोर्थ भी हो सकता है, क्या पता चारों ही ना बने। ये चारों ऑप्शन दे रखे, इसमें से हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बन रहे हैं, थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो इसको हम पहले ही क्रॉस कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन भी क्या पता हो सकता है कि रूल फॉलो नहीं हुआ। तो अब हम इन तीनों को ट्राई करेंगे। ये चीज़ तो हमारे पास निकल गई। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे त्रिभुज देखूंगी ट्राई करके। अब मैंने देखा कि यार ये 7 है, इसका डबल 14, चलो ये तो एक ले लिया। फिर दूसरा, ये इसका मान 5 है और इसका मान 10 है। समझ रहे हैं आप, तो इन दोनों के बीच कौन सा बन रहा है, वाई। और यहाँ पे इन दोनों के बीच कौन सा बन रहा है, वाई। यानी कहीं ना कहीं कोण डी बराबर है कोण ए के। ये चीज प्रूफ हो गई, मैं लिख देती हूँ एक बार, कोण डी बराबर कोण ए। अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे डी को ए के बराबर किसके माना गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में माना गया है, तो ये राइट हो गया। और यहाँ पर तो ये रॉन्ग हो गया, यानी सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। लेकिन अभी भी डाउट है, क्या पता यार फोर्थ ऑप्शन हो जाए, तो हम तीसरा वाला भी प्रूफ करके देख लेते हैं। अब तीसरा तो यही बचा, ई बराबर है कोण बी के, और ई बराबर है बी के, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो बस ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहती हूँ कि अगर मैं भुजाओं का रेशियो दे रखा है तो कोण भी बराबर होंगे, और कोण बराबर करने का तरीका कैसे होता है, ऐसे निकालते हैं। दो भुजाएं जो बराबर रेशियो में है उनको लो और उनके बीच का कोण देख लो, एक कोण निकल गया, फिर दूसरा देख लो, तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। और देखिए सर्वांग समता में तो हम क्या रूल पढ़ते हैं कि जो दो भुजाएं समान हैं उनके बीच का कोण भी समान होगा। लेकिन समरूपता में हम हमेशा भुजाएं समान नहीं पढ़ते, भुजाओं का रेशियो पढ़ते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी ये वाला रूल अप्लाई करना हो तब आप भुजाओं को रेशियो मानो ही मत। आप मानो कि यार जो भुजाओं का रेशियो बराबर हो रहा है वो भुजाएं बराबर है कहीं ना कहीं। जैसे 5 की डबल 10 हो रही है तो इसको 5 और 10 मत मानो, ये समझो कि भुजा बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है 4 की डबल 8, तो भुजाएं बराबर मानोगे तो उनके बीच का कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो सर्वांग समता के तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब ये इस तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, एबीसी समरूप डी ई एफ। अब ये भुजाओं का रेशियो लिख दिया हमने, 7/14, 5/10, 4/8। ये देखिए रेशियो एकदम सेम आया, रेशियो सेम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि समरूप है, और समरूप है तो एंगल बराबर होंगे। अब एंगल कौन से बराबर होगी कैसे निकाले, तो इस तरीके से हमने निकाला, जो जो रेशियो बराबर थी उनके बीच के एंगल लिए, उनको बराबर करते गए और ये हमारा आंसर निकला। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई निम्न आकृति पर विचार करें और निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा दोनों त्रिभुजों की समानता के बारे में सही है। तो हम देखेंगे डायग्राम क्या दे रखा है, एबीसी त्रिभुज है और डीईएफ त्रिभुज दे रखा है, और इसमें एक भुजा का मान 2.5 है और दूसरी भुजा का मान 5 है। वो मतलब कहीं ना कहीं डबल हो रही है, डबल हो रही है मतलब समरूपता का रूल है। ये भुजाओं का रेशियो बराबर होता है ना, तो 2.5 का डबल 5 है, फिर ये 3 का डबल 6 है, मतलब ये भुजा इसकी डबल हो रही है, ये भुजा इसकी डबल ये भुजा है, ये दोनों। और मैंने अभी बताया था आपको कि जब कभी भी भुजाओं का जो डबल हो रही है मतलब रेशियो बराबर है तो उनको भुजाओं को बराबर मान लो, रेशियो में समझो ही मत, और उनके बीच का कोण देख लो कि कोण बराबर होगा। तो इनके बीच का कोण जो बी का मान है, इसका मान और ये जो 5 और 6 हमने भुजाएं निकाली इसका मान सेम होगा, यानी जो हमें 80 दे रखा है तो इसका मान भी कहीं ना कहीं 80 होगा। देखिए इसको हमने x माना और इसका मान 80 दे रखा है, तो अब दो भुजाओं का रेशियो बराबर है तो तीसरी भुजा भी ऑब्वियसली बराबर ही होगी, मतलब उसका रेशियो भी बराबर ही होगा। और हमें एक कोण का मान दे रखा है और इसका मान हमें पता है कि इसके बराबर होगा, तो x का मान भी कहीं ना कहीं 80 है। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये समरूपता का रूल है। अब देखिए तीसरी भुजा है, इसको कहीं ना कहीं आप y मान लो, तो ये इस भुजा का मान भी क्या तो पता 2y हो जाएगा, क्योंकि डबल हो रही है ना सब, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, तो ये y थी तो ये 2y होगी। दो भुजाओं का रेशियो बराबर तो तीसरी का भी रेशियो कहीं ना कहीं बराबर होगा।
इससे हमने ये समरूपता तो निकाल दी, लेकिन अब देखिए इन दोनों कोणों का मान 80 हुआ, फिर हम देख रहे हैं कि यार ये 5 है, ये 2y है, यहाँ पर ये ढाई का डबल 5 हो रहा है और ये y है, तो इन दोनों के बीच का कोण भी 80 होना चाहिए। ये 80 है तो ये भी 80 होगा। आप समझ रहे हैं, दो भुजाएं बराबर है तो उनके बीच का कोण भी बराबर होगा। तो इसको भी मैंने 80 ले लिया और फिर पीछे कितना बचा, 20 बचा। इसका मान 20 है तो ये भी 20 है। अब हमें देखना है कि कोण B बराबर होगा इस वाले कोण D के बराबर। अब देखिए कोण B बराबर कोण D था, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मान 80 आया था, इसका मान भी 80 आया, ये हमने प्रूफ कर दिया। फिर हमने देखा कि इसका मान 20 है, इसका मान भी 20 यानी C बराबर होगा F के, तो हम देखते हैं C बराबर F। फिर हमने देखा कि ये भी 80, ये भी 80 यानी A बराबर E के, A बराबर E के, यानी ऑप्शन नंबर C ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। देखिए त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, EDF के, EDF के, यानी कोण A बराबर होगा कोण E के, और कोण B बराबर होगा कोण D के, कोण C बराबर होगा कोण F के। समझ रहे आप, इस तरीके से कोण बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा BC के समांतर रेखा दूसरी भुजाओं के बिंदु D पर है और इस तरह से विभाजित करती है कि AB बराबर 3AD और DE और BC के अनुपात की गणना करें। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज ABC BC के समांतर रेखा, BC के समांतर रेखा दूसरी भुजाओं को D और E पर इस तरह विभाजित करती है, D और E इस तरह विभाजित करती है कि AB बराबर है 3AD के। हमें क्या बोल रखा है कि समांतर रेखा, यानी ये इसके समांतर है। यहाँ पे हमें मीडियन नहीं बोला है, माध्यिका बोला होता तो हम डायरेक्ट इस भुजा को इसका डबल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे समांतर बोला तो हमने एज इट इज समांतर कर दिया। फिर बोल रहा है कि जो AB भुजा है, ये जो AB भुजा है वो 3AD है। समझ रहे आप, यानी इसका मान अगर 1 है तो इस पूरी भुजा का मान 3 है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, तो इस पूरी का मान 3 है, इसका 1 है तो इसका मान 2 हो जाएगा। समझ रहे आप, ये चीज ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि D और BC का अनुपात बताइए, D और BC इनका रेशियो हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है, ये हमें निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, जब कभी भी दो भुजाएं समांतर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यानी ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, और एक कोण तो इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन आ ही रहा है, यानी तीनों कोण बराबर हो गए। और तीनों कोण बराबर है यानी ये समरूप है, समरूपता वाली चीज लग रही है इसमें। और समरूपता में हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा हो तो वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, और परिमाप का रेशियो दे रखा हो तो वो भुजाओं के डायरेक्ट रेशियो के बराबर होगा। अब हमें भुजाओं का रेशियो पूछ लिया, D अनुपात BC, भुजा DE अनुपात BC, इसका रेशियो पूछ लिया, तो ये किसके बराबर होगा, ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा दे दी और एक बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ले ली इसने, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 1/3। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है 1 बटा, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है टोटल 3 दे रखी है हमें, तो बटा 3 यानी 1:3 आ गया। भुजाओं का रेशियो पूछा, अगर क्षेत्रफल का पूछता तो हम क्या लिखते हैं 1 बटा इसके ऊपर वर्ग आ जाता है, यानी 3 1 1:9 होता, डायरेक्ट 1:3। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, ये आपको डायग्राम ऐसे मिल जाएगा PDF में। AB/AD 3:1 रेशियो दे रखा है और DE/BC का मान हमें पूछ लिया और बोल रखा है कि ये दोनों समांतर है। समांतर होते तो हमें पता है कि ये कोण कहीं ना कहीं बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे तो समरूपता लगेगी, और समरूपता लगी तो समरूपता में क्या रूल होता है कि भुजाओं का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो जब इसका अनुपात 1:3 है तो ये जो भुजाएं हमें पूछ रखी इसका भी 1:3 होगा। और देखिए, हमें डायग्राम को ना देखना हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि AB/AD आएगा, BC/DE आएगा, AC/AE आएगा। मतलब जिस सीक्वेंस में हमने समरूपता लिखी है उसी सीक्वेंस में भुजाएं भी अनुपात में आएगी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए निम्न दो त्रिभुजों पर विचार कीजिए। दो त्रिभुज है, इनके ऊपर क्या विचार करना है कि ABC त्रिभुज है, ये MNP त्रिभुज है। इसमें दो कोण, हम एक कोण का मान हमें 50 दे दिया, दूसरे का 80 दे दिया, और यहाँ पे 2 50 दे रखे हैं। अब दो कोण का मान हमें पता है तो तीसरे का हम निकाल देंगे 180 में से घटा के। 80 और 50 कितना होता है, पीछे बचेगा 50, और यहाँ पर दो कोण का मान 50-50 दे रखा है तो तीसरा आ गया 80। अब जब तीनों कोण बराबर है तो कहीं ना कहीं समरूप है। जब कभी भी दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो वो वहां पे समरूपता लागू हो। स्टार्टिंग में तो हमारे पास दो कोण ही थे,
तो हम दो कोण से तो कैसे प्रूफ करें, दो कोण में से भी एक 50-50 कॉमन आ रहा है। अब कौन सा 50 किसके बराबर है, तो हमने तीसरा कोण भी निकाला। तीसरा कोण निकालते समझ में आया कि हाँ यार 2 50 और तीसरा 80, यहाँ पर भी 2 50 और तीसरा 80, तो तीनों कोण का मान आ गया। तीनों कोण का मान है तो अब हम समरूपता निकाल देंगे। अब हमें देखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है। तो आप देखिए ये 80 जो है इस 80 के बराबर है, यानी कोण ए बराबर है कोण एन के। सबसे पहली चीज तो ये, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कोण ए बराबर ये एम है, गलत हो गया। फिर कोण ए बराबर एन, ये हो सकता है। ए बराबर एम, ये भी गलत। ए बराबर एम, ये भी गलत। तो बस एक कोण देखते हैं, हमारा आंसर आ गया। बाकी चाहे मिलाओ चाहे मत मिलाओ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो भी हम देख लेते हैं कि बी बराबर एम के, बी 50 है, ये एम 50 है, सी 50 है, पी 50 है, सी 50 पी 50, बस सब सेम है तो आंसर आ गया, सिंपल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई क्रमशः दो बिंदु इस तरह से है कि डी समांतर बी सी। अब देखिए समांतर बोला है ना कि मीडियन, इस चीज पे ध्यान देना है। फिर एडी अनुपात बीडी बराबर 5/6 है, तो एबीसी के तथा समलंब चतुर्भुज डीईसीबी के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार बीच में समलंब चतुर्भुज कहाँ से आ गया। सीधा क्वेश्चन देखते डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर दिमाग लगाना कि यार अब हम कैसे आंसर निकाले। त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी। अब ए बी और ए सी भुजाओं पर, ए बी और ए सी भुजाओं पर डी और ई क्रमशः दो बिंदु है। ये डी क्रमशः बोला है ना, तो ए बी भुजा पर डी बिंदु होगा और ए सी भुजा पर ई बिंदु होगा, और ये दोनों समांतर है। डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी। अब एबीसी के साथ तथा समलंब चतुर्भुज डीईसीबी, डीईसीबी यानी इस चतुर्भुज की बात हो रही है। एक तो एबीसी त्रिभुज और ये समलंब चतुर्भुज, इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। अब आप देखिए, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एडी बटा बीडी का मान दे रखा है। एडी बटा बीडी, एडी का मान दे रखा है 5 और बीडी का मान दे रखा है 6। तो सबसे पहले तो हम समरूप प्रूफ कर देंगे। समरूप हम कैसे निकालते हैं, जब हमें दो भुजाएं समांतर दे रखी है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी यहाँ पे जो कोण है वही कोण यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे जो कोण है वही कोण यहाँ पे बनेगा, और ये कोण तो कॉमन आ ही गया छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो इस तरीके से ये समरूप हो गए। और समरूपता के लिए क्या, एंगल एंगल एंगल, ये वाला रूल लग रहा है। अब हमें पता है कि जब कभी भी समरूपता लग रही हो तो अगर क्षेत्रफल का रेशियो पूछे तो भुजाओं के वर्गों का अनुपात करते हैं। भुजाएं दे दो चाहे मीडियन दे दो, कुछ भी दे दो, उनके वर्गों का अनुपात कर दो। और हमारे पास कहीं ना कहीं भुजाओं का रेशियो दे रखा है इसमें 5 और 6। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पूछा तो समलंब है, लेकिन समलंब का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि त्रिभुज से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। आप त्रिभुज के साथ समलंब चतुर्भुज का अनुपात ऐसे नहीं निकाल सकते। छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है। हम फटाफट में क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर देते हैं और 6 का स्क्वायर कर देते हैं और डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देते हैं। ये हमेशा रॉन्ग होगा। आपको छोटा वाला त्रिभुज लेना होगा, फिर बड़ा वाला लेना होगा, फिर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये बचा हुआ आएगा। अब हम सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज से रेशियो निकालेंगे, यानी ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है बटा ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब हमारे पास ए डी ई में ये वाली भुजा है 5, इसका स्क्वायर आएगा 25 बटा ए बी सी, ये पूरी भुजा लेंगे हम तो 6 और 5 कितनी होगी 11, यानी 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि एबीसी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात और साथ में समलंब चतुर्भुज का पूछा है। समलंब चतुर्भुज है ये नीचे वाला, तो अब हम सोचेंगे यार इसका हम कैसे निकालें मान। हम चाहते तो डायरेक्ट भी इनका रेशियो निकाल देते कि यार एक काम करते 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लेके ले लेते, लेकिन ऐसे कभी भी नहीं लिखा जाता। हमेशा छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज का रेशियो निकाला जाता है। उसके बाद जो भी पूछे वो आप माइनस करके निकाल दो। तो हमने सबसे पहले जैसे हम करते आए वैसे सॉल्व किया। अब हमारे पास ये वाला तो है क्षेत्रफल 121 एबीसी का क्षेत्रफल, लेकिन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, वो कैसे आएगा, इस पूरे त्रिभुज में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर दूं तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे का क्षेत्रफल कितना 121, 121 में से इसका क्षेत्रफल कितना निकाला हमने एडी का 25, 121 माइनस 25 बराबर कितना आएगा 96। ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका रेशियो निकाल देंगे। एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का 121 रेशियो समलंब चतुर्भुज डीईसीबी, डीईसीबी का मान हमने अभी निकाला। कैसे निकाला, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का माइनस करके, कितना है 96। ऑप्शन में देखेंगे हम 121 अनुपात 96 किसमें, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे।
ये एबीसी त्रिभुज है और ये एडीई त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज। और हमें बोला है कि ये दोनों भुजाएं समरूप है, तो हमें पता है कि जब कभी भी समरूप दे रखे हो तो ये संगत कोण बराबर होंगे, और तीसरा कोण तो कॉमन आ ही रहा है तो ये समरूप हो गए। और जब कभी भी समरूपता प्रूफ हो जाती है तो उसमें क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज के बारे में पूछ रखा है, तो हम रेशियो किसका लेंगे, सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का। फिर जो हमारा आंसर आएगा उसमें से बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को माइनस करेंगे, तो पीछे हमारे पास समलंब चतुर्भुज का रेशियो आ जाएगा। और यहाँ पे हमें भुजा का मान कितना दे रखा था, 5, और इसका मान दे रखा था 6। अब देखिए एडीई का क्षेत्रफल बटा एबीसी का क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भुजाएं क्या आएगी, एडी बटा एबी, छोटी वाली भुजा बटा बड़ी वाली भुजा और इसका होल स्क्वायर, तो 5 बटा 11। अब देखिए हमने क्या 5 और 6 इन दोनों को जोड़ दिया तभी बड़ी वाली भुजा बनी, तो 5 बटा 11 का होल स्क्वायर यानी 25 बटा 121 आ गया। अब हमें चाहिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऊपर तो एबीसी का क्षेत्रफल ले लिया हमने एज इट इज 121, लेकिन नीचे चाहिए चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज घटा दे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने 121 में से 25 को माइनस किया तो 96 आ गया, और ये हमारा फाइनल आंसर 121 अनुपात 96। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी भुजाओं पर बिंदु हैं, जिसमें एडी बराबर कोण बी, यानी कोण डी बराबर है कोण बी के, और ए बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 और डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, और बीसी बराबर 9 है, तो एडी क्या होगा। आपको सीधा डायग्राम बना लेना है, फिर देखना कि क्या पूछा है। ए बी और सी त्रिभुज है, डी और ई क्रमशः एसी, एसी पर है डी और ए बी भुजाओं पर ई। यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं बोल रखा है, नॉर्मल बिंदु बोल रखा है, हम लाइन खींच देते हैं बस। फिर जिससे ए डी, यहाँ पे जो कोण डी बराबर है कोण बी के, कोण डी मान लो इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, ये इसके बराबर है। अब की बार आप देख रहे हैं इसने ना तो समांतर बोला इस भुजा को, ना ही मीडियन बोला, क्योंकि समांतर बोला होता तो हम संगत कोण बराबर कर देते, लेकिन इसने समांतर नहीं बोला और ना ही मीडियन बोला, बस बोला नॉर्मल कोई भी 2 पॉइंट्स है, और कोण हमें उल्टे बराबर दे दिए। समझ आप, कोण डी को कोण बी के बराबर कर दिया। इतने टाइम तक तो हम क्या करते आए थे, कोण ई को कोण बी के बराबर करते आए थे, तो ये चीज़ इसने अलग बता दी। फिर ए ई बराबर 8, इसका मान 8 लिख देते हैं। फिर सी डी बराबर 3, सी डी का मान दे रखा मैं 3। फिर डी का मान 6, डी ई इसका मान 6, और बी सी का मान 9, इसका मान 9। अब ए डी का मान पूछा है हमें, इसका मान पूछा है, इसको x मान लेते हैं। अब हम इसको समरूप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और समरूपता के लिए क्या रूल होता है कि अगर 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और ए वाला रूल लगेगा और वो समरूप हो जाएंगे। तो हमने देखा कि यार कोण भी कोण डी के बराबर दे रखा है, तो पहले मैं लिख देती हूँ साइड में, कोण बी बराबर दे रखा मैं कोण डी के। देखिए मैं छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ले रही हूँ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी, इनके बारे में बात हो रही है। ये 2 कोण बराबर हो गए। फिर हमने देखा कि यार कोण ए कॉमन आ रहा है दोनों में, ये देखिए ये ए कोण तो कॉमन है दोनों में। त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी में ए तो कॉमन आ गया, तो कोण ए बराबर कोण ए, पीछे तीसरा कोण कौन सा बचा, इसका ई और इसका सी, कोण सी बराबर कोण ई अपने आप बराबर हो गया। तो यहाँ से समरूपता प्रूफ हो गई हमारी। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा हम निकाल देंगे। एडी का मान पूछा है हमें, तो अब एडी कैसे निकालेंगे, वही भुजाओं का रेशियो करते जाओ। कोई भी 2 भुजाओं का रेशियो निकालेंगे तो तीसरी, मतलब 4 में से 3 वेरिएबल है तो चौथा अपने आप निकल जाएगा, तो हम करते जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थीटा अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे इस थीटा के सामने वाली भुजा और इस थीटा के सामने वाली भुजा बराबर होगी। हम फटाफट में क्या करेंगे, 8 बटा ए बी एक्स बटा एक्स प्लस 3 ऐसे कर देंगे, जो कि सरासर रॉन्ग होगा। जो जिसके सामने, जिस कोण के सामने जो भुजा है वो बराबर होगी। तो अब देखेंगे हम कि छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने ए ही भुजा है 8, तो हम ऊपर हमेशा मैं छोटे वाले त्रिभुज को रखती हूँ, तो थीटा के सामने 8 भुजा है तो 8 लिख दिया, बटा ए बी सी, इस त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है, x प्लस 3, पूरी भुजा मानी जाएगी, तो एज इट इज लिख दिया x प्लस 3 बराबर। अब कोण ए के सामने छोटे वाले त्रिभुज में 6 मान है भुजा का, तो वो मैं लिखूंगी, बटा कोण ए के सामने बड़े वाली भुजा का मान कितना है 9, ये लिख दिया 9। फिर बराबर थर्ड भुजा कौन सी बची, ये दोनों हमने ले ली, तीसरी कौन सी, कोण ई के सामने क्या है x, इसको लिया हमने x बटा, अब यहाँ पर कोण सी के सामने क्या है, सी के सामने ए बी भुजा है बटा ए बी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि
एडी भुजा का मान बताइए, एडी भुजा यानी एक्स का मान बताइए। हम देखेंगे कि यार एक्स का मान निकालना है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो दो वेरिएबल आ गए, कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर हम देखेंगे यार इन दोनों को सॉल्व करें तो हाँ यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो यहाँ से हम चौथा वेरिएबल नहीं निकाल सकते क्या? तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस वाले बॉक्स को हम यूज़ करेंगे और हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो आप देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिरी 12, 12 में से 3 गया 9 आ गया। अब x का मान आ गया 9 हमारे पास, आंसर आ गया 9। ये हमारा राइट आंसर है। अब देखिए इस त्रिभुज में आप चाहे कोई सी भी भुजा पूछ रहे हैं आप निकाल सकते हैं। कैसे? अब आपके पास x का मान 9 आ गया, यहाँ पे अगर आप 9 वैल्यू पुट करेंगे और 6/9 दे रखा था, यहाँ पे 9 लिखा, तो AB का मान आ जाएगा। इस तरीके से आप त्रिभुज में कोई सा भी मान पूछे आप निकाल सकते हैं। समरूपता के रूल्स अगर आपको पता है और आपको ध्यान से अप्लाई करने हैं, बस ये रटना नहीं है कि ये छोटी वाली त्रिभुज बटा ये बटा ये, नहीं। थीटा के सामने जो भुजा है वो मानी जाएगी। जैसे ये थीटा बराबर दे रखा था तो इसके सामने ये भुजा ले लो, ये थीटा बराबर दे रखा था तो इसके सामने वाली भुजा ले लो। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। पीडीएफ में आपको ऐसे मिल जाएगा। ये त्रिभुज था ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज, इसका ना तो हमें बोला था समांतर है ना ही मीडियन है, हमने जो बोला वो लिख दिया और ये दोनों कोण बराबर दे दिए। तो हमने देखा कि यार ये दोनों कोण बराबर है, ए कोण कॉमन आ रहा है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, ए वाला रूल लग रहा है, यानी समरूप तो है ये। और अब समरूपता से हमें भुजाओं का मान निकालना है। इसका मान पूछ रखा था एक्स का, तो हमने क्या किया, वही रेशियो निकाला भुजाओं का। और आप एग्जाम में तो क्या करो, डायरेक्ट आप देख लो कि यार कौन सा त्रिभुज किसके समरूप हो रहा है। ये थीटा बराबर है कोण ए बराबर है कॉमन। एग्जाम में देखिए आपको अगर डायग्राम बार बार नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट पहले त्रिभुज समरूप लिख दो। यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसमें हमने देखा कि ADE ये समरूप किसके है, ACB के, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कोण A है, कोण A दोनों में कॉमन आ रहा है। फिर हमने देखा कि D और C, कोण D और C इन दोनों के मान हमें पता नहीं है, लेकिन B और E बराबर है, तो B और E इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से भुजाओं लिखते जाओ और भुजाओं का रेशियो आ जाएगा। जैसे D भुजा है, ये D भुजा है, तो ये CB भुजा के बराबर होगी, बटा CB आ गया। फिर हमने देखा कि AD भुजा ली हमने, ये AD भुजा है तो AD के नीचे आएगा AC, तो हमने AC लिख दिया। फिर AE ये बाहर वाली भुजा ली तो इसके अपन में आएगा AB बाहर वाला। मतलब आपको डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जैसे ही आपने कोण से ये समरूपता लिख दी तो बस जो जो कोण पास पास में वो भुजाएं पास पास में लिखते जाओ और हमारा आंसर आ जाएगा 6/9 बराबर 8/x+3 और x/AB। अब ये वाला तो हमारे यूज ही नहीं आ रहा तो इसको साइड कर दिया। इन चारों में से 3 वेरिएबल के मान पता है हमें, तो चौथा आंसर आ जाएगा x बराबर 9। ये हमारा राइट आंसर है। तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।